उस दिन कड़ाके की सर्दी थी जब मैं लड़खड़ाते हुए पैरों से अपने घर में दाखिल हुई थी। मैं डॉक्टर के पास से होकर आ रही थी और डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस दिल कर रहा था कि चीखें मार मार कर रोऊं। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मामी जल्दी से मेरे पास आई थी और घबरा कर पूछा, क्या हुआ प्रीति, सब ठीक तो है ना? तू इस तरह घबराई हुई क्यों है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। मैंने मामी का हाथ पकड़ लिया और अपने पास बैठा लिया और मामी के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मामी बहुत ज़्यादा डर गईं। उन्होंने मेरे आंसू साफ किए और कहा, ना बच्चे, रो मत, मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ तो बता, आखिर हुआ क्या है? मैंने डॉक्टर की दी हुई रिपोर्ट मामी की तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रिपोर्ट छोड़कर मामी के हाथों से नीचे गिर गई थी। एक शादीशुदा औरत के लिए ये जितनी ही खुशी की बात होती है, कुंवारी लड़की के लिए उतनी ही शर्मनाक होती है। जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मामी ने मुझे झंझोड़ते हुए पूछा, प्रीति, बता, किसने किया ये सब कुछ? तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है? मेरी हिचकियाँ बंद गई थीं। मामी अपना सिर पकड़कर बैठी थी और मैं बस रोए जा रही थी। जब रो रो कर थक गई तो मामी के पूछने पर बताया कि उस दिन मैं अपनी दोस्त निशा के घर से वापस आ रही थी। रात तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गली में सन्नाटा था। इससे पहले कि मैं हमारी गली की तरफ मुड़ती, किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया और मुझे एक खाली प्लॉट में ले गया। वहाँ उस आदमी ने मेरे साथ ये सब कुछ कर दिया। मैंने बदनामी के डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी तो मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने ये रिपोर्ट मेरे हाथ में दे दी। एक बार मैं फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। मामी मेरी बात सुनकर गुमसुम सी बैठी थीं। मेरी बात सुनकर वो भी रोने लगी थीं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, सब्र से काम ले मेरी बच्ची, जिसने तेरे साथ ये जुल्म किया है भगवान उसे उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। उस रात मैं और मामी पूरी रात जागते रहे। मामी रह रहकर मुझे चुप कराती रहीं। अगर मामी की जगह मेरी सगी माँ भी होती तो मुझे ही मुजरिम ठहरा देती कि ज़रूर तेरा इशारा पाकर ही उस लड़के ने तेरे साथ ये सब कुछ किया होगा। लेकिन मेरी मामी बहुत अच्छी थीं। मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थीं और बाप ने अपनी एक अलग दुनिया बसा ली थी। मेरी मामी ने मुझे अपनी औलाद की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी मामी मेरी इस हालत के पीछे खुद को कसूरवार ठहरा रही थीं। रो रो कर कहने लगीं, प्रीति, अगर उस दिन मैं तुझे निशा के साथ नहीं भेजती तो तेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। दरअसल उस दिन मेरे मामी के बेटे की मंगनी थी और मेरी सहेली निशा मंगनी में आई हुई थी। घर जाने के लिए निशा तैयार हुई तो वो अकेले जाते हुए डर रही थी। मैंने बहादुरी दिखाते हुए कहा कि मैं छोड़ाती हूँ। मामी ने भी मुझे मना नहीं किया और आराम से मुझे निशा के साथ भेज दिया। मैं रात के अंधेरे में ही निशा के साथ उसे उसके घर तक छोड़ने चली आई। उस समय मैं खुद को झांसी की रानी समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा कांड हो जाएगा। इसीलिए मेरी मामी खुद को कसूरवार ठहरा रही थीं। कहने लगी, अगर उस दिन मैं तुझे रोक लेती तो तेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। उस रात जब उस आदमी ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया तो मैं सुबह 4 बजे तक उसी प्लॉट में पड़ी रही थी। मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि तभी एक औरत ने आकर मुझे कंधे से हिलाया था और कहा था, बेटी, यहाँ अकेली क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। अंधेरा था, मैं उस औरत को पहचान नहीं पाई थी। मैंने उस औरत से कहा कि मैं घर का रास्ता भटक गई हूँ। उस औरत ने कहा कि चलो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर तक छोड़ देती हूँ। उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया। उस औरत का पति गाड़ी चला रहा था। वो दोनों पति पत्नी मुझे मेरे घर के दरवाजे पर छोड़कर चले गए थे। फंक्शन की वजह से घर में सारे लोग थकावट से सोए पड़े थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। बदनामी के डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। हमारे मोहल्ले में एक बार और ऐसा हुआ था। एक लड़की के साथ यही सब कुछ हुआ था। उस लड़की ने चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया था। वो लड़का तो भाग गया था, लेकिन पूरे मोहल्ले ने उस लड़की पर और उस लड़की के परिवार वालों पर थू थू की थी। यही तो हमारे समाज की विडंबना है। जो मुजरिम है वो साफ बच जाता है और मासूम लड़कियां कुछ ना करते हुए भी बदनाम हो जाती हैं। उस लड़की का परिवार भी बदनाम हो गया था। पूरे मोहल्ले वालों ने उस परिवार से रिश्ता नाता ख़त्म कर लिया था। एक रोज़ तंग आकर वो पूरा परिवार ही मोहल्ला छोड़कर रात के अंधेरे में कहीं चला गया था। उसी बात को याद करते हुए मैंने अपनी बात किसी को नहीं बताई। बस अंदर ही अंदर दुख के घूंट पी रही थी। मामी को भी नहीं बताया। मामी शादी की तैयारियों में बिजी थीं और मैं अपनी बात बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं चुप चुप रहने लगी थी। मामी ने भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मंगनी के एक हफ्ते बाद ही शादी थी।
मामी शादी की तैयारियों में बिजी थीं और फिर शादी भी हो गई। मेरी पूरी ज़िंदगी शायद इसी उदासी में गुजर जाती अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं रहने लगती। कुछ दिन से मेरी तबीयत गिरी गिरी सी रहने लगी थी। कुछ खाने का मन नहीं करता, कमज़ोरी भी बहुत महसूस होती थी। फिर मामी ने कहा कि जाकर डॉक्टर से चेक कराओ, कहीं कोई अंदरूनी बुखार ना हो। लेकिन मैं बात टालती रहती और एक दिन मामी ने कहा, चलो मैं तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं खुद ही डॉक्टर को दिखा दूंगी। पता नहीं क्यों अंदर से मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। भैया और भाभी हनीमून के लिए बाहर गए हुए थे। घर पर मैं और मामी ही थीं। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने ये रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी थी, मैं तो मामी के सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। वो मेरी माँ नहीं, मेरी मामी थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरी सगी माँ नहीं, मुझे पता नहीं कितनी बातें सुनाएंगी, मुझे ही कसूरवार ठहरा देंगी। लेकिन मेरी मामी ने तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। उल्टा उन्होंने मेरी हिम्मत बनाई। मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि कभी अपनी मामी को वो दर्जा नहीं दे सकी जो एक माँ का होता है। हालांकि मेरी मामी ने बचपन से ही मुझे माँ की मोहब्बत दी थी। मेरी मामी का एक ही बेटा था और उस बेटे के बाद वो कभी दोबारा माँ नहीं बनी। उन्होंने अपनी बेटी की कमी मुझसे पूरी की थी। मामी के लाख कहने पर भी मैं मामी को माँ नहीं बल्कि मामी ही बुलाती थी, क्योंकि मेरे दिल में ये एहसास कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि वो मेरी माँ नहीं मामी हैं। आज मामी की तड़प अपने लिए देखी तो दिल भर आया। इतना तो मेरी सगी माँ भी मेरा इस समय साथ नहीं देती। मैं मामी के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। आज मुझे मामी में मेरी माँ नजर आई थी। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। मेरी मामी ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मामा भी घर आ चुके थे, लेकिन मामी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। एक दिन मेरी मामी ने मुझसे कहा, चलो प्रीति हॉस्पिटल चलते हैं। मैं मामी के इरादे भांप चुकी थी और मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मैंने कहा, नहीं मामी, मैं ये गुनाह नहीं करूँगी। भले ही उस आदमी ने मेरे साथ गुनाह किया, लेकिन इस सब में इस बच्चे का क्या कसूर है। इस दुनिया में आने से पहले ही मैं उसे मार नहीं सकती। इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने का हक है। ये मायने नहीं रखता कि उसे कैसे लाया गया, और अब ये बच्चा मेरे शरीर का एक हिस्सा बन गया है। मेरी बात सुनकर मामी ने अपना सिर पीट लिया। प्रीति, ये कैसी बातें कर रही है? तुझे पता है तेरा बच्चा नाजायज बच्चा कहलाया जाएगा। लोग तुझसे उसके बाप का नाम पूछेंगे तो क्या दुनिया वालों को जवाब दे पाएगी? तेरा बच्चा जब बड़ा होगा और लोग उस पर उंगली उठाएंगे, उससे उसके बाप का नाम पूछेंगे। और जब तेरा बच्चा तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे अपने बाप का नाम पूछेगा तो तू क्या उसे जवाब देगी? बड़ा होकर तेरा बच्चा ही तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो तू उसे क्या मुंह दिखाएगी? मुझे कुछ नहीं पता मामी, लेकिन मैं इस मासूम को इस दुनिया में आने से नहीं रोक सकती। मैं रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। मामी मुझे बेबसी से आवाज़ें देती रह गईं। अपने कमरे में आकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते मेरी आंख लग गई। मामी की ही आवाज़ पर मेरी आंख खुली थी। वो मुझे आवाज़ें लगा रही थीं, प्रीति जल्दी से उठ जा, तेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी से उठ बैठी। पता नहीं मेरी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी खुशखबरी आ गई थी जो मामी इतनी खुश हो रही थीं। मैं जल्दी से उठ बैठी। मामी खुशी खुशी बोली, प्रीति तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, और ये रिश्ता मुझे लगता है भगवान की तरफ से भेजा गया रिश्ता है। क्योंकि तू अबॉर्शन कराना नहीं चाहती तो दूसरा रास्ता इससे निपटने का यही है कि तू शादी कर ले। और देखो, भगवान ने ऐसे मौके पर तेरे लिए रिश्ता भी दे दिया। ये रिश्ता मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये रिश्ता मेरी सहेली अपने बेटे के लिए लेकर आई है। मेरी सहेली बहुत ही अच्छी है, वो तुझे बहुत खुश रखेगी, तुझे बिल्कुल सगी माँ का प्यार देगी। लड़का विदेश में रहता है और अच्छे पैसे कमाता है। घर में सिर्फ बूढ़े माँ बाप हैं। उन्होंने तुझे किसी शादी पर देखा था और तुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर बैठे हैं। मैं हैरत से आंखें फाड़े मामी को देख रही थी। मैंने मामी से कहा, लेकिन मामी ये तो गलत होगा। उन लोगों को धोखे में रखकर हम ये शादी नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर मामी ने मेरे सर पर एक और धमाका किया। कहने लगी कि मैं शांता को तुम्हारी सच्चाई बता चुकी हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो, और ये सब तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती किया था। शांता को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं है। मेरी खातिर और मेरी इज्जत बचाने की खातिर तुमसे अपने बेटे की शादी करने के लिए तैयार है। मैं हैरत से मामी की शक्ल देखती रह गई थी। आज के ज़माने में भला इतना कोई भला कैसे हो सकता है? मैंने मामी से कहा, मामी मैं अपनी तसल्ली के लिए आपकी सहेली से एक बार मिलना चाहती हूँ और उनसे अपने मुंह से कहना चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मामी ने मुझे दुख से देखा और बोली, प्रीति तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैंने कहा, नहीं मामी मुझे विश्वास है, लेकिन मैं उस औरत से एक बार मिलना चाहती हूँ।
मामी के कहने पर शांता आंटी एक बार फिर से हमारे घर आई थीं। आते ही उन्होंने मुझे ढेर सारा प्यार किया था और शगुन की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी थी। जब मैंने अपने बारे में सच्चाई बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मुझे सब पता है, फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बस ये बात तुम मेरे बेटे को मत बताना। खैर, शादी के लिए मैं राजी हो गई और अगले हफ्ते ही मेरी शादी भी हो गई। इतने कम दिनों में भी मामी ने इतनी सारी तैयारियां कर रखी थीं। न जाने कितना दहेज तो वो मेरे बचपन से ही मेरे लिए जोड़ जोड़ कर रख रही थीं। शादी में बिल्कुल भी मेहमान नहीं थे, क्योंकि जिनको भी कार्ड भेजे गए थे सब ने फ़ोन करके यही कहा था कि अभी तो तुम्हारे बेटे की शादी में आए थे, अब बच्चों को इतनी जल्दी छुट्टियां नहीं मिल सकती। अगर प्रीति की भी शादी की इतनी जल्दी थी तो दोनों को एक साथ ही निपटा देती, कम से कम बार बार छुट्टियां तो नहीं करनी पड़ती। जिस पर मामी ने कहा था, कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगली बार जब छुट्टियों में आओगे तो सबको एक बार में ही एक अच्छी सी दावत दे दूंगी। शादी करके मैं अपनी ससुराल आ गई। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। मेरे घर में कदम रखते ही मेरी सास ने मेरे ऊपर पैसे निछावर करके गरीबों में बांट दिए थे और खुशी खुशी अपने सारे रिश्तेदारों से मुझे मिलवा रही थीं। हर किसी से कहती, देखो मेरी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। इतनी अच्छी सास पाकर तो मुझे अपनी किस्मत पर गर्व हो रहा था, लेकिन अभी तक मैं अपने पति से नहीं मिली थी। और फिर रात होते ही मुझे मेरे पति अजीत के कमरे में पहुंचा दिया गया। अजीत जब कमरे में आए तो उनका रवैया भी मेरे साथ अच्छा ही था। उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तो मुझे 4-5 दिन में ही अमेरिका जाना जरूरी है, लेकिन कुछ दिनों में मैं तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा। मुझे अजीत की बात से कोई तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि अजीत से दूर रहकर मैं अपने झूठ को संभाल सकती थी। मेरी मामी ने मुझसे बहुत समझा कर भेजा था कि अपने किसी भी हरकत से ये जाहिर मत करना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अब तक मैंने ये सारी बात छुपा कर ही रखी थी और मेरी सास ने भी इस सब में मेरा बहुत साथ दिया था। उन्होंने भी मुझे समझाया था कि प्रीति, भूल कर भी अपने मुंह से ये जिक्र मुंह पर मत लाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगी। और एक बात और, तुम अपने ससुर से पर्दा करना। मैं कोई पुराने ज़माने के ख्यालात की नहीं हूँ, मैं भी नए ज़माने को फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम अपने ससुर से पर्दा करो, और ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अपनी सास की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था, लेकिन मैंने अपनी सास की बात मान ली। 5वें दिन ही अजीत अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। अब घर में मैं और मेरी सास और मेरे ससुर बचे थे। अजीत के जाते ही मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और मेरा पूरा चेकअप करवाया था। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती कि भला मेरी सास को एक नाजायज़ बच्चे से इतना लगाव क्यों है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं अपने ससुर से पर्दा करती थी। मेरी सास हर समय मुझे आराम करने के लिए कहती, समय समय पर मुझे दूध, कभी जूस तो कभी फ्रूट लाकर देती। घर में 2-2 काम वालियाँ भी थीं। मेरी सास मुझे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। अजीत ने एक बार भी अमेरिका जाकर मुझे फ़ोन नहीं किया था। कभी कभी मैं ही उसे फ़ोन कर लेती और उससे शिकवा करती कि आप तो कभी फ़ोन ही नहीं करते। जिस पर अजीत कहते कि तुम हिंदुस्तानियों की यही प्रॉब्लम है, हमेशा मर्द के पल्लू से बंधी रहती हो। अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। यहाँ की ज़िंदगी बहुत बिजी ज़िंदगी है। अब मैं तुम्हें हर वक्त तो फ़ोन करने बैठ जाऊँ, फिर काम कैसे होगा। अजीत की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया था। अब तो मैंने अजीत से फ़ोन न करने का शिकवा करना ही छोड़ दिया था। मुझे अपनी ज़िंदगी में अब बोरियत होने लगी थी। एक बार मेरे घर में कोई नहीं था, न मेरे ससुर और न मेरी सास। बाहर चाट वाले की आवाज़ आई तो मेरा मन चाट खाने का होने लगा। मैंने कमरे से झांक कर देखा तो मेरे ससुर घर पर नहीं थे, इसलिए मैंने पर्दा करना जरूरी नहीं समझा और बाहर जाकर आराम से चाट खाने लगी। आज पहली बार खुले माहौल में यूँ चाट खाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। चाट खाकर मैं किचन में पानी पीने चली आई। पानी पीकर पलटी ही थी कि तभी सामने मेरे ससुर खड़े थे। ससुर को देखकर मैं एकदम से हड़बड़ा गई। मैंने उस समय घूंघट नहीं किया था। मेरे ससुर हैरत से मुझे देख रहे थे। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उनकी आंखें लाल हो गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। मैंने जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया था, जिस पर मेरे ससुर बोले, रहने दो, अब कोई फ़ायदा नहीं। जिस बात को तुम्हारी सास छुपाना चाहती थी वो मुझे सब कुछ पता चल गया है। अब इस घूंघट का कोई फ़ायदा नहीं। मेरे हाथ घूंघट करते करते रुक गए थे। भला मेरी सास मेरे ससुर से क्या छुपा रही थी। मेरे ससुर अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। इतनी ही देर में मेरी सास भी आ गई थी। मैंने जब अपनी सास को बताया कि पापा जी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो वो घबराकर मेरे ससुर के कमरे में पहुंची। मैं भी पीछे पीछे गई। मेरे ससुर अपना सीना मसल रहे थे। जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है।
लेकिन भगवान की कृपा है कि पेशेंट अभी बच गया है। लेकिन कोशिश करें कि आगे से उन्हें कोई स्ट्रेस ना दें। मेरी सास बाहर पड़ी कुर्सियों पर बैठी आंसू बहा रही थीं। मैं उनके पास बैठ गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से पापा जी को अटैक आया है। क्योंकि आज घूंघट मेरे चेहरे से हट गया था और पापा जी ने मुझे देख लिया था। उसके बाद ही पापा जी की तबीयत खराब होने लगी थी। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने अपना मुंह हाथों में छुपा लिया। वो और भी ज़्यादा रोने लगी थीं। नहीं प्रीति, तुम्हारे ससुर को तुम्हारी वजह से अटैक नहीं आया। तुम्हारे ससुर को तो अटैक अजीत की वजह से आया है। उनकी हालत का जिम्मेदार अजीत है। आज मैं तुमको सारी सच्चाई बताती हूँ। एक रात अजीत जब घर आया तो उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। उसे अपना बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने जैसे तैसे करके अजीत को उसके कमरे में पहुँचाया और मैंने तुम्हारे ससुर को भी अजीत की हालत के बारे में बताया। वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। हमारा एक ही बेटा था, वो भी हमारे हाथों से निकल गया था, गलत सोहबत में पड़ गया था। सारे गलत काम अजीत के अंदर थे। अजीत की इन हरकतों ने तुम्हारे ससुर को अंदर से तोड़ दिया था। वो अंदर से बिल्कुल खोखले हो गए थे। तुम्हारे ससुर ने और मैंने न जाने कितनी उम्मीदें अजीत से लगा रखी थीं, लेकिन अजीत ने उन सब पर पानी फेर दिया। अजीत की इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारे ससुर बीमार रहने लगे और वो दिल के मरीज बन गए। जब अजीत को मैंने कमरे में पहुंचा दिया था, उसके कुछ देर बाद मैं और तुम्हारे ससुर अजीत की खैर खबर लेने उसके कमरे में गए थे। लेकिन अंदर से आती आवाज़ों से हम दोनों दरवाजे पर ही रुक गए। वो अपने किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कह रहा था कि आज तो एक लड़की के साथ मैं ऐश करके आया हूँ और उस लड़की को वहीं पड़ा छोड़ आया। आज तो मज़ा आ गया। कहते हुए अजीत बेशर्मों की तरह हंस रहा था। मेरा दिल धक से रह गया। पता नहीं आज की रात अजीत ने किस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जिस प्लॉट का एड्रेस अजीत ने अपने दोस्त को बोला था, मैं और तुम्हारे ससुर उसी एड्रेस पर पहुंच गए जहां पर तुम मुझे ख़राब हालत में पड़ी मिली थी। और तुम्हें देखकर मेरे सिर पर एक और आसमान गिर पड़ा था, क्योंकि तुम तो मेरी सहेली की बेटी थी। अपनी सहेली को मैं क्या मुंह दिखाती। मैंने ही उस रात तुम्हें उठाया था और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आई थी। उस रात भी तुम्हारे ससुर की तबीयत खराब हो गई थी। वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि अजीत इस हद तक गिर सकता है। तुम्हारे ससुर को उस रात भी मैंने हॉस्पिटल लेकर गई थी और डॉक्टर ने कहा था कि जिस बात से उन्हें स्ट्रेस आता है उस बात को उनसे दूर रखें। फिर मैंने सोचा कि अपने बेटे की गलती सुधारने के लिए और उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब होने से बचाने के लिए मेरे पास एक ही तरीका है कि तुम्हें अपनी बहू बना लूँ। और फिर मैंने तुम्हारी मामी से तुम्हारा हाथ मांग लिया। तुम्हारी मामी बहुत खुश हो गई थी और जब मुझे तुम्हारी प्रेग्नेंट होने की खबर मिली तब भी मुझे इस बात का कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरा अपना ही खून है। वो मेरे बेटे के कर्मों का फल है। उस रात वाले हादसे को भुलाने के लिए मैंने तुम्हारे ससुर के साथ बहुत मेहनत की थी। उन्हें हर तरह से इस हादसे की याद को मिटाने की कोशिश की थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें कोई भी ऐसी बात याद न दिलाना जिससे कि उन्हें टेंशन हो। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने ससुर से पर्दा करना, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हारे ससुर तुम्हें देख लेंगे तो उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मेरी सास मुझे सच्चाई बता रही थी और मेरे ऊपर कयामत आकर गुजर गई थी। मुझ पर जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अजीत था। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी कोख में जो बच्चा पल रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि अजीत का ही था। मेरी सास ने अपने जानने में एक अच्छा काम किया था, लेकिन मैं कैसे अजीत को माफ़ कर देती। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। भले ही वो मेरा पति था, लेकिन जिन हालातों में वो मेरा पति बना था ये मैं ही जानती थी। किस दर्द से किस तकलीफ़ से मैं गुजरी थी वो मेरा दिल जानता था। उस काली भयानक रात को याद करते ही अब मुझे अजीत से घिनाने लगी। मैं कैसे उससे कोई संबंध रख सकती थी। लेकिन जब अपनी सास की तरफ देखा तो मेरा दिल भर आया। उस बेचारी औरत को मैं अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। उसका इकलौता बेटा जिसने अपने बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया और अमेरिका जाकर बस गया। एक मेरे सहारे ही तो वो बूढ़े बुढ़िया उस घर में पड़े हुए थे। फिर मैंने अपना इरादा उस घर को छोड़कर जाने का छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपने सारे रिश्ते नाते अजीत से ख़त्म कर लिए थे। अजीत को भी शायद मुझसे कोई मतलब नहीं था। वो तो वहाँ की चकाचौंध दुनिया में मगन था। मैंने अजीत से क्या दूरी बनाई, अजीत ने भी लौटकर मेरी खबर नहीं ली और मुझे इस बात की कोई परवाह भी नहीं थी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। अब मेरा बेटा ही मेरा सब कुछ है। वो अपनी दादी की आंखों का तारा, अपने दादा की जान और मेरे दिल की ठंडक है। मेरी ज़िंदगी का अब एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने बेटे की ऐसी परवरिश करूं जिसमें उसे सिखा सकूं कि औरत की इज्जत करना चाहिए, ना कि उसे खिलौना समझना चाहिए। और भगवान ने चाहा तो मेरा बेटा एक बहुत ही अच्छा इंसान बनेगा।
अजीत की तरह जाहिल जानवर और बदकिरदार नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।